हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाजुक मोड़। मैं हूं उजैर यूनुस और मेरे साथ हस्बे मामूल अंबर रहीम शमसी मौजूद हैं। वी अपोलोजाइज वी डिडंट डू अ वीकेंड एपिसोड, लेकिन इंतज़ार किया तो सब्र का फल मीठा होता है। तो अरबों के अरब भी आ गए पाकिस्तान में आज जब मैं सुबह उठा, तो वो उस पर बात करेंगे हम। बात आज करेंगे टर्फ के ऊपर भी, कि टर्फ ये वो वाली टर्फ नहीं जो फुटबॉल की टर्फ होती है, क्रिकेट की। ये टर्फ लोन्स दिए गए थे, ये भी काफ़ी बहस चल रही है, ऑपेड्स फायरिंग हो रही है सोशल मीडिया पे, किसने कब उसको सपोर्ट किया और क्यों सपोर्ट नहीं किया, एक्सेट्रा। सो विल ट्राई टू डीमिस्टिफाई सम ऑफ दैट for you as well, and then we have other smaller stories, including unfortunately another journalist who was picked up a few days ago. Thankfully they are back after a day, so we'll talk a bit about that as well. लेकिन अंबर, यूजुअली हम जो है विनर्स एंड लूजर्स एंड पे बात करते हैं, लेकिन मेरा विनर इतना मैं एक्साइटेड हूं मैं उस पर बात करने के लिए कि आज शुरू में पहले मैं बता दूं लोगों को कि एक इंडियन मीडिया में हेडलाइन चली, बेब को ब्राह्मोस पसंद है। तो एक एस्पियनाज केस है इंडिया के अंदर हनी पॉट स्कीम का, और हेडलाइन आई थिंक दिस इज द विनर ऑफ द ईयर मेरे हिसाब से। तो बेब को ब्राह्मोस पसंद है, ये आर्टिकल लिखा है फैजान खान ने। आई डोंट नो किस मीडिया आउटलेट में चला था, लेकिन उनके जो एडिटर हैं उनको सलाम कि उन्होंने इतना जबरदस्त हेडलाइन जो है वो लिखा। मैसेजेस भी उन्होंने चलाए, लेकिन आई थॉट कि दिस डिजर्व्ड एन ऑनरेबल मेंशन अप टॉप। और मुझे लगता है अंबर, आपका लूजर ऑफ द वीक भी आप जो है वो शुरू में कहना चाहती हैं, तो वो भी बता दें और फिर हम बात करते हैं सऊदी के अरबों के अरब जो आए हैं। नहीं, मैं आई विल नॉट। नहीं 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 यूजर, आई विल नॉट ब्रेक our standard format. आप कर लेंगे लेकिन मैं नहीं कर रही. I'm gonna stick to the winners and losers at the end. I have one each. और yeah, let's wait for the end. But I think कानून की खिलाफ वर्जी जो है बर्दाश्त नहीं आपने करेंगे कहा आप। कि सब्र का फल मीठा होता है. बिल्कुल नहीं, कानून जो है वो सब पे लागू होता है, बराबर होना चाहिए. तो ये मैं आई एम गोइंग टू स्टिक टू इट, फॉलोइंग द लेटर ऑफ द लैंड. बट आई थिंक आपने जो एक बात की थी कि सबर का फल मीठा होता है, आई थिंक ओवर द वीकेंड ऑब्वियसली पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान वाज अ लिटिल स्लो, बट आई थिंक जो कल एक कन्वेंशन, जिना कन्वेंशन सेंटर में पाकिस्तान में जो ग्रीन इनिशिएटिव का जो एक इवेंट हुआ था, जिसमें वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की. मेरे ख्याल में कि ये इस एक बड़ी खबर इसलिए नहीं है क्योंकि एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है. ये इसलिए बड़ी खबर है कि वहाँ कौन कौन था, किस तरीके से ये इवेंट कंडक्ट हुआ और क्या क्या बातें हुई, क्या मीडिया पे चला और क्या मीडिया पे नहीं चला. सबसे पहले तो ब्रीफली आई थिंक ये काफी अब रिपोर्ट हो चुका है कि ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, इसको ऐसे देखा जा रहा है कि ये दोबारा जो एक ग्रीन रेवोल्यूशन अयूब खान, जनरल आर्मी डिक्टेटर जनरल अयूब खान के दौर में आई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पैदावार में इजाफा हुआ था, ये उसी तरह का एक नया ग्रीन इनिशिएटिव लॉन्च हुआ. और दिलचस्प बात यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जो गेस्ट थे, उन्होंने जिस तरीके से जनरल आसिम मुनीर को दावत दी कि वो पहले बात करें, जिस तरीके से उन्होंने उनको क्रेडिट भी दिया इस इनिशिएटिव के लिए, इसे और इसे यही जाहिर होता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के बारे में जो कहा जाता है कि वो फौज के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जाहिर है कि मजीद कॉन्फर्मेशन मिलती है. आप उनको ये इशारा ये भी मिलता है जब जिस तरीके से कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट भी किया था जनरल नासिर मुनीर के खिलाफ, जो मुबैना प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुबैना तौर पर चलाया जा रहा है, उसकी मजम्मत भी की थी, जिसपे इमरान खान साहब ने भी जवाब दिया था. But I think just a little more on this particular initiative. जनरल आसिम मुनीर साहब ने जब तकरीर की थी, उसके बाद उन्होंने एक इम्प्रोवाइज तकरीर भी की थी, और यही बहुत सारे सहाफियों की तरफ से बताया जा रहा है कि उन्होंने कुरानी आयात का बहुत सारा हवाला भी दिया था, मायूसी के खिलाफ बात की थी, पाकिस्तान में जो पोटेंशियल है उसके हवाले से बात की थी, और ये भी कहा था कि वो हुकूमत को सपोर्ट करेंगे. दिलचस्प बात एक सहाफिया सत्तूर ने जो पिकअप की थी, वो ये बात बताई गई थी कि उन्होंने कहा था कि 1 साल तक इसको जाहिर है देखेंगे कि वजीर आजम शहबाज शरीफ किस तरह से सपोर्ट करते हैं. वी मस्ट कीप इन माइंड कि अभी तक तो यही इशारे मिल रहे हैं, राना सना ने बात की है कि 13 अगस्त को असेंबलियां तहलील हो जाएंगी और इंतखाबात इसी साल होंगे.
बट मूविंग ऑन, आई थिंक कोई 8:30 बजे मैं ARY उस वक्त देख रही थी, प्रोग्राम देख रही थी, और अनाउंस हुआ था, एक ऐलान किया गया था कि जनरल आसिम मुनीर की तकरीर नशर की जा रही है। लेकिन अचानक से उसके बाद मैंने बाकी चैनल्स को भी देखा, किसी ने वो चलाई नहीं बशमूल ARY। और ये बहुत सारे सहाफी बता रहे हैं कि खास इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि ये तकरीर ना चलाई जाए, which is also I think an interesting thing. जनरल आसिम मुनीर, ऐसे कुछ सहाफियों की भी बात हुई थी आफ्टर द इवेंट, और उन्होंने कहा था कि मैं सहाफियों से नहीं मिलता। सो ही इज कीपिंग अवे फ्रॉम द लाइमलाइट। लेकिन एक जो पैटर्न आपको नजर आता है, विच इज के ये जो इनिशिएटिव है फौजी फाउंडेशन की तरफ से है, फौजी फाउंडेशन, इफ वी मस्ट रिमेम्बर, उजैर आप भी थोड़ी सी इस पे ज़ाहिर रोशनी डाल सकेंगे कि फौजी फाउंडेशन जो मिलिट्री का उसमें बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज भी हैं, जिसमें फौजी फूड्स शामिल है, और फौजी फूड्स हैज बीन गोइंग इनटू अ लॉस प्रॉफिट। पाकिस्तान और कई जो दीगर अखबारात हैं, मीडिया इदारे हैं, वो रिपोर्ट कर चुके हैं, कैन आल्सो फाइंड इट, एंड इट हैज बीन ऑब्वियसली उसमें बाकी जो दीगर सब्सिडियरीज हैं उनके जो प्रॉफिट्स हैं उसमें डाले जाते रहेंगे। अब आखिर में जस्ट टू सॉर्ट ऑफ रैप इट अप अ लिटिल बिट, बहुत सारे सहाफियों ने I think this was their first proper interaction or introduction to General Asim Munir. तो उनकी तकरीर पे बहुत सारा commentary भी हुई. You can probably find it on various YouTube channels. आखिर में मैं comment जो करना चाहती हूँ, दो चीजें। एक ये कि we must remember obviously कि एक फौजी जो आर्मी चीफ है, उनका टेन्योर 3 साल का होता है। इस हुकूमत का टेन्योर खत्म हो रहा है फ्रॉम ऑल जो सब इशारे मिल रहे हैं। आपको अगर एग्रीकल्चरल डिविडेंड्स देखने हैं, व्हिच यू नो ऑन द फेस ऑफ इट इज अ ग्रेट आइडिया, तो ये 5 से 6 साल लगते हैं। सो आई एम क्यूरियस टू सी कि ये कैसे प्रोग्रेस करेगा। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लॉन्च हो चुके हैं बहुत फैनफेयर के साथ, और उनकी बहुत तारीफ की गई है, और बाद में हमें नजर आता है कि वो कंटिन्यूटी नहीं नजर आती फॉर वेरियस रीजंस। उसमें कुछ जाहिर है जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है या मिलिट्री गवर्नमेंट होते हैं, उनके वेरियस इंटरेस्ट होते हैं। सीपैक एक बहुत बड़ी मिसाल है, हमें बताया गया था कि बहुत बड़ा गेम चेंजर है, लेकिन आप देखेंगे जो इनिशियल जो आप को हलचल एक्टिविटीज नजर आई थी, वो अब स्लो डाउन हो गई हैं। इनफैक्ट आई मेट विद सम represented Chinese representatives, I can't say more obviously, over the weekend as well, और वो ये बता रहे थे कि इस वक्त जो चाइनीज कंपनीज के पर्सनल हैं वो यहाँ बहुत मुश्किल में है, इसलिए क्योंकि उनकी सिक्योरिटी इतनी सख्त होती है कि उनके पास वो ऐसे ही लगता है कि वो कर्फ्यू के माहौल में रह रहे हैं। और उनके नंबर्स जो पहले आपको नजर आ रहे थे वो भी ड्रॉप डाउन हो गए, तो एक जो ट्रांजिशन होना था वो नहीं हो पाया। सो द अदर पॉइंट इज, आई थिंक द ओनली पॉलिटिकल पार्टी दैट इज ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ऐसे खुल के बात नहीं की, वो अवामी वर्कर्स पार्टी है। ये छोटी सी एक लेफ्टिस्ट पार्टी है, तो वो कर भी सकते हैं, इनके ज्यादा वोट बैंक भी नहीं है। पर आई थिंक उसमें उन्होंने जो एक नुक्ता उठाया है उनका, मैं जस्ट गोना रीड आउट फ्रॉम द प्रेस रिलीज के, उन्होंने तहफ्फुज़ात का इजहार किया है। उनका कहना है कि ऐसा लगता है कि ये गवर्नमेंट प्लान्स टू हैंड ओवर मिलियंस ऑफ एकर्स ऑफ लैंड टू फॉरेन एंड लोकल कॉर्पोरेशंस in all provinces under the management of the military. The AWP president of the Hussein advocate in a statement, he's criticized the policy on का ये कहना है कि ऐसा लगता है कि agricultural resources are being captured by big corporations and real estate tycoons, and they will deprive millions of peasants, farm workers, as well as Kachi Abadi dwellers, leading to further poverty, displacement, and exploitation. So, to end on that note, I think एक छोटी leftist party ही है जो अपने तहफ्फुज़ात का इजहार कर सकती है। Obviously, we need more transparency in details कि ये initiative कैसा होगा, और इसके ownership किसकी होगी। थैंक यू फॉर दैट ओवरव्यू अंबर। इस पे एक दो चीज़ें इन टर्म्स ऑफ, आपने असतूर की बात की तो मैं ऐड भी कर दूं जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी। उन्होंने जिस तरह डिस्क्राइब किया कि वो कहते हैं बकौल असतूर के कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये आइडिया जनरल आसिम मुनीर का था, और मैंने फिर उनसे, वजीर आजम साहब कहते हैं कि मैंने उनसे फिर कहा कि मैं आपकी कैसे खिदमत कर सकता हूँ इस आइडिया के ऊपर। तो बड़ा एक तरह से जो है सबसर्विएंट माहौल असतूर बकौल उनके डिस्क्राइब करते हैं कि वजीर आजम साहब बड़े सबसर्विएंट थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के। इसका कॉन्टेक्स्ट भी आपने AWP की स्टेटमेंट की बात की।
45 या 47,000 एकड़ जमीन के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट में भी ये मामला गया। केयर टेकर गवर्नमेंट पंजाब ने आर्मी को दे दिए थे ज़राअत की जमीन, तो वो रिवर्स हुआ। जियो की आई थिंक बेनजीर शाह ने, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, रिपोर्ट किया था कि प्लान ओरिजिनली जो था, आस्क जो थी, वो तकरीबन 1 मिलियन एकर्स की थी। तो ये उससे कनेक्टेड भी है, हमें ये बात याद रखनी चाहिए। जस्ट फॉर द ऑडियंसेस रेफरेंस, दिस इज नॉट कमिंग आउट ऑफ द ब्लू। फौजी के लॉसेस की आपने बात की, फौजी फूड्स के लॉसेस बहुत सिग्निफिकेंट हैं, और ये एक ट्रेंड है कि आर्मी रन जितने भी बिजनेसेस हैं, क्योंकि अगेन हम पॉडकास्ट में हैं, मैं ARY पे जब मैंने ये बात की तो वो म्यूट कर देते हैं, कि 17.5 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तान में I won't censor you there. I won't हाँ, censor you. आप सेंसर नहीं, म्यूट बटन नहीं लगाएंगी। तो पाकिस्तान में 17.5 अरब डॉलर, अकॉर्डिंग टू द UNDP पब्लिक डेटा, इज गिवन टू एलीट सेगमेंट्स, जिसके अंदर द नंबर 2 और 3 बेनिफिशियरी इन टर्म्स ऑफ क्यूमुलेटिव अमाउंट्स ऑफ डॉलर्स गिवन एज बेनिफिट्स इज मिलिट्री रन कंग्लोमरेट्स। लेकिन उनके अंदर जब आप उनके बिजनेसेस को थोड़ा सा स्टडी करें, and again, it is possible to study that because a lot of them is public reporting that's available, as you said, in business media, journalists as well have covered it, is के जिन सेक्टर्स में मिलिट्री के पास प्रोटेक्शन है, वहां तो नफा अच्छा बन जाता है, सीमेंट के अंदर, पावर सेक्टर में, एक्सेट्रा। लेकिन और ये पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी का यही स्ट्रक्चर है कि जहां आपके पास प्रोटेक्शन है, ऑटो सेक्टर में प्रोटेक्शन है, तो वहां नफा अच्छा मिलेगा। जहां कंपटीशन है, वहां मुश्किलात हो जाती हैं। तो फौजी फूड्स क्योंकि वो compete करता है पूरी मार्केट के साथ, पर्टिकुलरली मिल्क सेगमेंट के अंदर, तो वो बहुत नुकसान कमा रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और फौजी फाउंडेशन दोनों के जो प्रॉफिट्स हैं, उनको एग्जेम्पशन दे दी गई थी अंडर द रेगुलेशंस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो फाउंडेशंस हैं और फलाह व बहबूद का काम करती हैं, तो उनकी प्रॉफिट मेकिंग इज नॉट टैक्स्ड इन द सेम वे any other corporations face tax oversight as well in the similar structure that they might create to run a conglomerate. तो ये तो बात हो गई उनके बिजनेस इंटरेस्ट की। अब दूसरा जो इशू है, जैसे आपने कहा किसी ने इस पे बात नहीं की, AWP ने इस पे स्टेटमेंट दी। थिंग्स लाइक एग्रीकल्चर इन माय व्यू आर वेरी सेंसिटिव टॉपिक्स इन एनी कंट्री। आप अमेरिका में उठा लें, आप मिडवेस्ट की पूरी सियासत देख लें, आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। आप यूरोप में चले जाएं, आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। आप ब्राजील उठा लें, आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। आप साउथ अफ्रीका चले जाएं, आपको एग्जांपल्स मिलेंगे। आप भारत में देख लें, नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, कोट अनकोट, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, पुश करने की कोशिश की, तो बहुत महीनों तक प्रोटेस्ट चले फार्मर्स के, और उन्होंने रिवर्स करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा इस काम के ऊपर। तो जब आप एग्री सेक्टर के अंदर, क्योंकि उसका ताल्लुक किसान के साथ है, गरीब लोगों के साथ है, मुल्क की फूड सिक्योरिटी के साथ है, जब आप ऐसे काम करते हैं तो आपने बहुत जो है मोहतात तरीके से वो काम करना पड़ता है। अगर आप जोर जबरदस्ती या तेजी से ये काम करें तो उसका ब्लो बैक का रिस्क ज्यादा होता है। तो again, I think we'll have to wait and see where this goes and how they operationalize it. The last point on this, again, for the audience, that this is not coming out of the blue, is that कुछ सालों पहले खुर्रम हुसैन ने एक जबरदस्त डॉन के लिए रिपोर्ट लिखी थी ऑन CPEC 2.0 के व्हाट कम्स आफ्टर द अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ CPEC। तो उसमें एग्री वाज अ बिग फोकस, और ये भी आज बात की जा रही है कि चीन को फूड कैपेसिटी की जरूरत है, सऊदी अरब को चाहिए, एमिरेट्स को चाहिए। तो ये सब इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान के एग्री सेक्टर में, इसलिए क्योंकि उनका फूड सिक्योरिटी का जो पिलर है, वो एक तरह से वो समझते हैं कि कैन बी स्ट्रेंथेंड by investments in Pakistani agriculture, because there is a lot of potential here to grow yields and to improve productivity, etc. लेकिन आई एम स्टिल वेरी कॉशियस इन द सेंस कि जिस तरह से ये काम किया जा रहा है और जिस तरह पुराने तरीकों से एक तरह से रिफॉर्म कोट अनकोट फ्रेम किया जा रहा है, it has a lot of pitfalls, and I'm more on the cynical side of this than most, in my view. Yeah, no, I completely agree with you. And I think just as a reminder, आपको याद होगा एक और जो बड़ी स्टोरी कुछ साल पहले आई थी कि मुल्तान में जिस तरीके से रियल एस्टेट और DHA, फॉरगेट अबाउट इमरान खान के दौर का जो रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था, DHA वो इतना फैला था कि जो आम जहाँ ग्रो किए जाते हैं, those orchards were taken over, and that meant reduced capacity as well. So I think
I'm also going to very sort of realistic, pessimistic sort of outlook until something comes of it. But shall we move on? I think जो अगर हम पिछले दौर की बात करें, एक जो मुतनाज़ा just back still on the economy, and I guess glad to have you with us on this is TERF, and this is a finance scheme that was introduced, I think, जब कोविड के दौर में, इमरान खान के दौर में हुआ था. और ये कमर्शियल बैंक्स के जरिए ये लोन दिए गए थे. एंड इट्स बिन ब्लोन अप बिकॉज जो पार्लियामेंट जो नूर आलम लेड कमेटी है, उन्होंने इसकी तफसीलात मंगवाई थी. The banks and the state bank have been scurrying to provide those details to the committee as well. और बहुत सारे ऑपिड्स इस पे आए हैं, बहुत सारी कमेंट्री भी है, जिससे फिर आपको समझ में आता है कि अगर आपको जिसमें शफाफियत के हवाले से कि व्हाई इफ द कमर्शियल बैंक्स, इफ दिस इज नॉट पब्लिक मनी, तो फिर जिन लोगों ने इससे बेनिफिट किया है इन लोन से, सो व्हाई शुड दे हैव देयर नेम्स मेड पब्लिक. So, I'm going to hand this over to you. Why should their names be public, and why is everybody so afraid of it going public? Yeah, so let me contextualize this, अंबर. पहले तो अगेन जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान में एक तारीख है रेंट सीकिंग की, तो वो ये भी जो है उसी कैटेगरी में इस तरह से आता है कि इट रेजेस द सेम क्वेश्चंस, और जब आप ट्रांसपेरेंट नहीं होते, जब आप सवालों का जवाब नहीं देते, तो फिर और ज्यादा कैसराइयां होती हैं कि आपने क्यों क्यों छुपा रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं. बट बिफोर आई गेट इनटू दैट, कोविड के दौरान देखें दुनिया भर में स्टिमुलस बहुत ज्यादा दिया गया और उसके अंदर काफी सारा फ्रॉड हुआ, काफी सारी जो है फ्री मनी दिया गया. और जब आप क्राइसिस में होते हैं तो आप इतना नहीं सोचते कि कौन हकदार है, कौन नहीं है, कौन जो है हेरा फेरी कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है. ये बातें बाद में आती हैं. अगर आप अमेरिका में ही गूगल कर लें जाके, पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम के ऊपर काफी सारा फ्रॉड हुआ, उसके ऊपर रिपोर्टिंग हुई. यूरोप के अंदर भी इसी तरह की चीजें आई. तो टर्फ का जो प्रोग्राम था वो स्टेट बैंक ने अनाउंस किया कि ये कंसेशनल लोन्स दिए जाएंगे इंपोर्ट्स ऑफ मशीनरी एंड कैपिटल गुड्स के लिए, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टिमुलेट हो एक ऐसे माहौल में जहां बिजनेस जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि देयर वाज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि इकोनॉमी कैसे करेगी, लॉकडाउन होंगे नहीं होंगे एक्सेट्रा. तो स्टेट बैंक ने कहा कि हम आपको कंसेशनल मार्कअप देंगे कैप्ड एट 5%. एंड एसबीपी ने कहा बैंक्स को कि आप जो है बाकी सारी चीजें हम रीफाइनेंस करेंगे, तो वी विल टेक ऑन द रिस्क, आप कंसेशनल लोन्स दें. इन दैट इंस्टेंस इन दिस प्रोग्राम, और ये अमार खान ने जबरदस्त न्यूज का आर्टिकल लिखा है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ. 435 अरब रुपए जो हैं लॉन्ग टर्म लोन्स में दिए गए 628 लोगों या केसेस के अंदर. 628 फाइल्स आप समझ लें या एप्लीकेशन समझ लें. 435 बिलियन रुपीस फॉर 628 फाइल्स और एप्लीकेशंस. एवरेज लोन साइज बनता है तकरीबन 700 मिलियन रुपयों का. अगर आप उसके अंदर एडजस्ट करें, बिकॉज अगेन यू टीच डेटा जर्नलिज्म एंड टॉक टू जर्नलिस्ट, सो averages and medians are different. Median amount obviously is higher because a lot of big business groups got big loans out of that as well, in that sense. But जो उसका जो average markup था वो तकरीबन 2% पे आपको ये loans मिले if you're a corporate that managed to get that loan. So it was a really good deal in that sense. लॉन्ग टर्म कंसेशनल फाइनेंस, इसकी इम्पैक्ट जो था वो हो गया कि टोटल प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट का जो अमाउंट है कंसेशनल लोन्स का वो 3 गुना बढ़ गया इन टर्म्स ऑफ इट्स शेयर इन द ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर मार्कअप ऑफ द लोन्स इन द कंट्री. टेक्सटाइल सेक्टर को तकरीबन आधा अमाउंट इस फाइनेंसिंग का दिया गया, बाकी सेक्टर्स को, ऑटो को मिला, सीमेंट को मिला, एसेट्रा. अब इसके अंदर कोई ऐसी गलत बात नहीं है. ये जैसे मैंने कहा कोविड के अंदर दुनिया भर में दिया गया. सवाल ये है कि क्योंकि आपने ये सारे लोन्स दिए, इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, इससे हमने क्या सीखा, क्या ठीक किया, क्या गलत किया, ये सारी चीजें हैं जो आपने रिसर्च करनी होती हैं किसी भी इदारे के अंदर, स्टेट बैंक हो या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो या हुकूमत पाकिस्तान हो. उसकी ये एक तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन है कि आपने ये कंसेशनल फैसिलिटी दी, तो अब आप ट्रांसपेरेंटली पाकिस्तान के शहरियों को बताएं कि ये हमने कर्जे दिए, ये इसका एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट था, ये सही हुआ, ये नहीं हुआ, इसकी डाउन साइड ये थी, इससे हमने ये सीखा ताकि आने वाले क्राइसिस में हम बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकें.
तो जब स्टेट बैंक गवर्नर जाके पार्लियामान को कहते हैं कि क्योंकि ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन है हम ये नहीं दे सकते फॉर वट एवर रीजन, इट लीड्स टू क्वेश्चंस। और जैसे मैंने कहा कि अमार ने ये पूरा आर्टिकल लिखा है, लॉट ऑफ दीज लोन्स और जो हैं वो कंपनीज ने खुद ही डिस्क्लोज किए हुए हैं कि हमें इतनी कंसेशनल फाइनेंसिंग मिली है, इतनी नहीं मिली। तो ये ऐसा भी नहीं है कि टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। तो आप पहले ही दे देते अगर, और आपका जो स्टेट बैंक का रिसर्च डिपार्टमेंट है वो उसकी खुद ही स्टडी करके शाया कर दे कि भाई इससे हमने ये सीखा। एंड अगेन सेंट्रल बैंक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड have research departments whose job it is to critically evaluate their own policies, and I mean critically underline कर दें इसको कि critically evaluate that policy। तो जब आप वो नहीं करते तो फिर जो है पाकिस्तान जैसे माहौल में जहाँ वैसे ही कंस्पिरेसी थ्योरी लोगों को पसंद है वो और ज्यादा मिर्च मसाला डाल के खबर बनती है। लेकिन मेरे नजदीक there are questions here to be asked, but if you contextualize it in terms of the crisis the world was in and Pakistan was in, everybody provided some level of support to businesses around the world, as did the State Bank of Pakistan. And the efficacy of that is debatable, but there's nothing illegal over here. Okay, yes, but I mean, just sort of countering that, the thing is कि जब इतना शोर मचा है, इतने लोग बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे जिनको फायदा हुआ, वो इतना क्यों शोर मचा रहे हैं? I mean, I've seen obviously op-eds can be one-sided. There's no problem with that, but I've seen a rash of sort of op-eds as well and commentaries on it. I do think here's what the problem is. अगर Public Accounts Committee इस सवाल की बुनियाद पर ये तफसीलात मांग रही है कि शायद उन लोगों को बेनिफिट हुआ है जो politically connected थे, I think the real advantage of this, and this is how the system works, is कि अगर Public Accounts Committee या कोई भी कमेटी कुछ ऐसी तफसीलात मांगती है तो ये फिर सहाफियों के पास भी तफसीलात एक जगह आपको मिल जाती हैं। तो अगर स्टेट बैंक अपना काम नहीं कर रहा तो रिसर्चर्स और सहाफियों के पास ये फिर मटेरियल होता है टू असेस, एज यू पॉइंटेड आउट, कि ये पैसे गए, ये किसको फायदा हुआ, ये कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने वाकई कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की और आगे they were able actually to sort of support themselves and actually take their business forward, right? So what is the problem with giving those details? I think that's a fair question, right? And again, the refusal to do so raises more questions. लेकिन ये जो again part of the I think pushback जो private business से आ रहा है in terms of politicizing this conversation is valid in the sense that आप जैसे आपने कहा कि सवाल उठाया जा रहा है कि जो लोग politically connected थे उनको ये लोन्स दिए गए, तो उसका रिबटल एटलीस्ट फ्रॉम माय पोजीशन ये है कि ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने ये कर्जे दिए हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं दिए। तो वो पॉलिटिकल का कनेक्शन का जो क्वेश्चन है वो जो है इट्स मूट एट दैट पॉइंट इन टाइम टू एन एक्सटेंट। आई अंडरस्टैंड थिंग्स वर्क डिफरेंटली इन पाकिस्तान एज वेल, सो यू कैन स्टिल हैव इन्फ्लुएंस, बट देन आई ऑल्सो नो सेनेटर मांडवीवाला उसमें बैठते हैं उस कमेटी के अंदर, मिफ्ता इस्माइल एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ऑपोजिशन जो उस जमाने की थी उसमें भी काफी सारे ऐसे बिग बिजनेस हाउसेज हैं जिनका मैं पर्सनली जानता हूं कि उन्होंने भी इससे फायदा उठाया, और ये सिर्फ सब कॉरपोरेशंस के लिए ये स्कीम थी, और भी स्कीम्स थी। एंड अगेन the more nuanced conversation should be what you and I are having, right? Iska cost benefit analysis. Why did you go provide these types of loans, not other types of loans? What was the research the state bank did? What are the impact evaluations the state bank is currently doing? ये सारे सवाल होने चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे तो वो वॉशिंगटन आए, वी होस्टेड हिम एट द अटलांटिक काउंसिल। दैट सेम वीक वी हैड होस्टेड द इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन, एंड बोथ दोस कॉन्वर्सेशंस आर ऑन यूट्यूब फॉर पीपल टू वॉच। निर्मला सीतारामन जब बात करती हैं, उन्होंने भी कोविड की बात की, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने डिसाइड किया कि पहले हम डायरेक्ट बेनिफिट्स देंगे अपने लोगों को, क्योंकि उसका मल्टीप्लायर जो है इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इट्स 1x, बट इट्स इमीडिएट, तो लोगों को इमीडिएट सपोर्ट इकोनॉमी में मिल जाती है। फिर हमने साल के बाद या 1.5 साल के बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को इंसेंटिवाइज करना शुरू किया, which the state stepped up, which has a multiplier of 2.5 to 3x according to her in India, in Indian research, but it takes a longer time to get into the economy. So she explained her strategy. That same week when Mifta Ismail comes, Mifta Ismail accepts on the record himself that पाकिस्तान के अंदर एफबीआर के पास ये रिसर्च कैपेसिटी ही नहीं है कि वो वजीर खजाना को बता सके कि सर
ये वाले टैक्स थ्रेशोल्ड को नीचे करने से इसका इकोनॉमिक मल्टीप्लायर फलाना अमाउंट है हमारी रिसर्च के मुताबिक, कुछ और करने से इकोनॉमिक मल्टीप्लायर डिफरेंट है. द टाइप ऑफ कॉन्वर्जेशन Nirmala Sitharaman was having, Mifta Ismail as finance minister was saying that the state of Pakistan and the Ministry of Finance and the FBR do not have the capacity to do a similar type of analysis, right? So then the question becomes, with schemes like TERF, well, what kind of research did you do? What are the gaps? Where do you need to improve your analytical capabilities to draft better policy for policymakers to look at? And when you execute, what's the impact evaluation? This is common sense stuff that is taught in every grad school program that teaches political economy and political science and economic policy making, etc. So I think again, जब स्टेट बैंक गवर्नर रिफ्यूज कर देते हैं उस बात को कि मैं तो दे ही नहीं सकता डेटा, तो फिर वो सारे सवाल उठते हैं जो नहीं उठने चाहिए. एंड it makes the conversation much less nuanced in terms of the learnings that can be taken from this. सबसे पहले तो जहर आपने फिर मुझे नजर आ रहा है कि जो इंडियंस हमारे देखते हैं उनको खुश कर दिया, but I do think that it's a valid point. I know that there are many think tanks in Islamabad जो ये काम करते हैं, but I'm surprised कि इस पे शायद उन्होंने नहीं काम किया. And I think that think tanks that are also associated with the government bodies as well. But I guess वो culture शायद हमारे यहाँ इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ा. But we're going to sort of end that conversation here because I do think that Pakistan made data and transparency ये दो evil loves हैं. People don't like data and definitely transparency से तो बहुत ही डरते हैं. And that's across the board. So moving on, should we go on to winners and losers? आपने अपना winner तो एक announce कर दिया. Do you have any more? क्योंकि I'm expecting something Before from I go sports. that, just really quickly, I want to talk about the rains that are currently about to lash Pakistan, have lashed western India. A lot of damage done. Last I checked, 1 दर्जन से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. हिमाचल प्रदेश वगैरह की, शिमला की मैं वीडियोस देख रहा था अंबर सोशल मीडिया पे, तो वही खौफनाक मनाजिर जो पिछले साल हमने पाकिस्तान में देखे, वो लिटरली दे लुक लाइक फॉर लाइक. या अमेरिका में भी वर्मॉन्ट में सिमिलर टाइप ऑफ फ्लैश फ्लडिंग हुई है. दिस इज ऑल क्लाइमेट चेंज एंड वी आर सीइंग इट. द सबकॉन्टिनेंट इन पर्टिकुलर इज एक्सपोज्ड टू इट. And I think again, there's an article a researcher of ours at the Atlantic Council published. I'll link that in the description. But क्योंकि काफी हमारी audience Indian भी है, पाकिस्तानी भी है, again, I wanted to raise this point in the sense that, look, climate change does not care about the border, and there is an urgent need between India and Pakistan to collaborate on things like climate change, on things like water management, on things like agricultural research, because heat waves, monsoon rains, these are all shifting. And if they hurt one side of the Punjab, they will hurt the other side of the Punjab as well. And again, one hopes that India में जो बारिश हुई है उसका नुकसान कम हो. ये बारिशें पाकिस्तान में आ रही है. शरीर रहमान ने कुछ दिनों पहले वार्निंग भी दी थी, पाकिस्तान में भी नुकसान कम हो. But the science tells us that ये बढ़ती जाएंगी चीजें. So again, I just wanted to raise that in the sense to engage with people that, look, we can have a lot of differences across the border on many, many issues. But the climate doesn't care about your differences and about your line of control and about whatever is happening on terrorism or Indian-sponsored terrorism, Pakistani-sponsored terrorism, etc. Cooperation on climate is a necessity in this region, and the less they do, the policymakers could cooperate on this front, the more the average citizens in the subcontinent will suffer. So I just wanted to raise that point. And the last point, another journalist went missing, Syed Mohammad Askari. Yes. 24 घंटों तक उनको उठाया गया. But maybe you have more information. I hear he's back, thankfully. But again, we're seeing this continued trend of journalists being picked up. Yeah, and it's a trend, especially ये जो short term disappearances हैं. ये कराची में खास तौर पे ये जंग के रिपोर्टर हैं, बहुत पुराने, एजुकेशन की उनकी बीट होती है, but he has this is not the first time. पिछले 2-3 सालों में खास तौर पे कराची में ये short term disappearances काफी हुई है. और जाहिर है समझ भी आती है कि जो साहब जिनकी 24 घंटे 48 घंटे तक इनको ये गुमशुदा रहते हैं, उसके बाद जाहिर है वो बात नहीं करते, which is also understandable. So we must condemn it. I do want to sort of comment on the rains and climate. पिछले साल अगर सिंध और बलूचिस्तान, खासतौर पर सिंध में बहुत ज्यादा आपको तबाही इस वक्त तक नजर आई थी.
it had begun in July. इस साल पंजाब में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, and about 86 lives have been lost so far, with some, obviously some damage in KP mostly, and Azad Jammu and Kashmir as well. Or El Nino is obviously being blamed for it, as well as climate change. It's climate researchers have talked about how urban flooding and obviously these extreme events are going to sort of happen consistently over the next 2 years. Given we've also seen we've had the hottest few days in June across the world globally, और यही बात की गई है कि ये जो एक हम why climate policy needs to happen now, it also indicates that it may already be too late. That's the unfortunate truth. So thanks for pointing that out as well. Winners and losers की तरफ बढ़ते हैं. मैंने अपना winner तो बता दिया, Amber. Loser of the week in terms of a more serious topic, I think, is again a story out of India. Yesterday it was announced that जो Foxconn और Vedanta की much touted, much talked about semiconductor deal थी, they've pulled out of that. Yeah. It for various reasons, including issues around incentives and capabilities and all of that stuff. लेकिन आपको याद हो और काफी सारे listeners को भी याद होगा, जब ये deal announce हुई थी तो उस पर बड़ी वाह हुई थी in terms of Indian manufacturing, semiconductor investments, etc. But yesterday's news is a dent in that narrative. And again, it'll be interesting to see what other companies do in the run-up, in the follow-up to this announcement as well. There had been rumors that Foxconn Vedanta deal itni aage nahi jayegi for technical capacity reasons, etc. But the official announcement came out yesterday, and I think in the larger Indian resurgence of Indian manufacturing story, it's a blip in terms of the pullout. So I think that's the loser of the week in terms of the story that I followed. But over to you. Okay, all right. Well, I have a few, and I think I'll start with winners. I think my winner is definitely Justice Uzair Dilali, she has taken oath as the second female Supreme Court bench as a justice in Supreme Court bench as well. She joined Justice Aisha Malik, which is, I think, great. She's also had a very, she's broken a lot of she's broken a lot of the glass ceiling in a province that is known to be much more conservative as well, which is Khyber Pakhtunkhwa. Advocate General, I believe, reh chuki hain. Peshawar High Court ki bhi Chief Justice reh chuki hain. So it's great to see another woman on the Supreme Court bench. And as I understand it from a lot of people, obviously she's has been very active in bars as well. So that she is my winner of the week. My other winner of the week is also a woman. So just like up sports mein lete, I obviously like to promote women who, are either rebels, break barriers, or do something new. I think Saima Mohsin, who is a Pakistani origin journalist, currently works for Channel 4. She has sued CNN for firing her unfairly. She claims that she was injured while working in, I think, Israel. I believe the cameraman or driver ran over her foot, and she found it very difficult to continue with CNN. She was asked to leave. She is claiming race as well as disability, discrimination over race as well as disability, and has obviously highlighted as well the gender pay gap. So I think taking on CNN, it's very brave of Saima. I know that she's worked in Pakistan. बहुत सारे लोग उनको याद करेंगे जब Dawn TV English में था, and she used to host a show, a really fantastic show at that time as well, and has really suffered from a lot of the injury that happened as a result of her work as a foreign correspondent. So brave of her. I would say I have two losers of the week, and they're both American. I think your president, Joe Biden, to me, is a loser. He's authorized cluster bombs to Ukraine. बहुत सारे उनके allies हैं जिसमें New Zealand, UK, have actually raised objections over the use of cluster bombs, which, as we know, after missiles se wo fire hote hain, they actually spread over a wide impact. Wo छोटे-छोटे bombs गिराता है, which can cause a lot of damage to civilian populations as well. So I do think that I think that if that is where we are at this war with Ukraine, where we're providing cluster bombs to Ukraine, there's something deeply wrong.
My other loser of the week is Meta has started an alternative social media site, which is Threads. I've joined Threads. I'm not overwhelmed. It feels a little too much like Instagram. But I think हमें सबको एक alternative चाहिए था to what Twitter has degenerated into. Elon Musk has obviously spent a lot of money on Twitter, hoping to turn it into a subscription-based service, which is not working. And I think he's my loser of the week, pursuing Meta as well as thinking that Twitter can remain the same place as it used to be under his leadership. Yeah, the thread story is interesting, and I think I'm also on threads, Amber, लेकिन वहां भी वो ट्विटर वाला माहौल नहीं बना जैसे आप कह रही हैं. हमें भी लगता है आदत हो गई है वो ट्विटर वाली गालम गलोच वाले माहौल की, तो थ्रेड्स पे जाते हैं तो वहां थोड़ी खामोशी है. इतने ज्यादा लोग अभी आए नहीं हैं तो इसलिए मजा भी नहीं आ रहा कि जरा कहाँ है ट्रोल्स, किधर हैं गालम गलोच, कहाँ है फेक न्यूज, किधर है. अभी तक वो नहीं आई. Which in fact is a interesting story. मेरी कल रात को इसके बारे में किसी से बात हो रही थी, एक दोस्त से ही. तो there were less than a dozen or so engineers tasked to build threads, and Facebook, Meta apparently thought कि ये इतना नहीं चलेगा, but now that they've crossed 100 million users so quickly, I think they're ramping up their teams. तो मुझे लगता है कि वहाँ फीचर्स अपडेट और नई जो है, जो फीचर्स नहीं है, सर्च नहीं है, क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन नहीं है, वो सब इश्यूज सॉल्व होंगे. बट आई थिंक अगेन क्योंकि इन सब कंपनीज ने बजट्स कट किए हैं तो उन्होंने कंटेंट मॉडरेशन पे भी कट लगाया है. तो इफ दिस ग्रोज टू फास्ट देन दे विल रन इनटू द सेम प्रॉब्लम that they've run into with Meta, Instagram, Twitter, all of them, which is content moderation. So let's see. But competition is always good. So I'm I think excited. it also speaks to social media. Yeah, but it also speaks for a social media addiction, right? Like I think Twitter is the one app that I use most frequently. Or मैं हमेशा कहती हूँ नहीं, join Threads because I was hoping maybe there is something similar with less of the toxicity, but obviously it still feels to Instagram because it's linked to Instagram. So I mean, nothing is really working for me, and yet I can't stay off. So I'm also a loser at social media. We'll have a detailed review on that, but this is our show for this week. Again, apologies that we didn't come out on the weekend, but we had more good stories to cover as a result of that delay. So in the meantime, please follow, subscribe, let us know other topics you want us to cover, and we will see you next week. Good afternoon.